गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का हमारा जो इशूज है वो जो है दरअसल जैव विविधता और पर्यावरण से है। उसमें कौन सा क्या इशूज है कि ग्लेशियरों के संरक्षण को लेकर के 2025 को एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पे जो है मनाया जाएगा। तो वर्ष 2025 को जो है ग्लेशियरों के संरक्षण का एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो भाई यहां से भी एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन पहले यही बताएगा कि बताओ 2025 को ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि ग्लेशियरों के संरक्षण के तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा। तो अब ये जो है एक इशू हो सकता है। अब अगर वो बहुत स्पेसिफिक जो है ना डेट पे आए तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के तौर पे जो है एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष मानेगा और साथ में 2025 से ही प्रतिवर्ष यानी हर एक साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पर्यावरण संरक्षण के या पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मुद्दे बन रहे हैं, क्योंकि एक बहुत क्राइसिस जो है आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आग लगी है, बुझाई नहीं बुझती है, या फिर कोई भी आजकल जो है कहीं भी डॉट पड़ जा रहा है, कहीं भी सूखा हो जा रहा है, कहीं पर जो अचानक बाढ़ हो रही है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, क्या छोड़िए। तो आज जो है आज हमें अब देखना है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लेशियर क्या है, क्योंकि हमें ग्लेशियर के संरक्षण को लेकर के ही तो बात करनी है ना। तो सबसे जरूरी बात है कि भाई ग्लेशियर क्या है। देखो भाई, ग्लेशियर को समझने के लिए कि पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से सदियों से जो एक बर्फ के खंड जम गए हैं, बर्फ के पिंड जम गए हैं, तो उन्हीं बर्फ के पिंडों से ग्लेशियर का निर्माण हुआ है। उन्हीं जो बर्फ के पिंड हैं उन्हीं से ग्लेशियर का निर्माण हुआ है। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि ग्लेशियर ज्यादातर अधिकांशतया हिमयुग ऑलमोस्ट लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान पृथ्वी में पाए जाते थे और इनका पिघलना और फिर हिमयुगों का निर्माण पृथ्वी के ऐतिहासिक कालों का क्या रहा है? यह हिस्सा रहा है। दूसरा यह है कि भाई जो ग्लेशियर है, इन ग्लेशियर में जो इनका वैश्विक वितरण क्या है, ग्लेशियर में वैश्विक वितरण क्या है। तो वैश्विक वितरण को पहले समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि पृथ्वी को जो है बनाना पड़ेगा। तो पृथ्वी बना लो पहले भाई, ये बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, और इधर आप क्या कर लो, इधर बना लो सूर्य। चलो इधर बना लो सूर्य। आप बताओ कि ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रही है, मान लो ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी का क्या है? ये वाला जो भाग है इक्वेटर है, ये पृथ्वी का जो है ऊपर ये पोलर रीजन है यानी नॉर्दर्न पोल, और इधर आपका ये सदर्न पोल है। सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, लेकिन पोलर रीजन में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, अर्थात पृथ्वी इसके विकिरण को यहां पर कम प्राप्त कर पाता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि सर जो है जितने भी ग्लेशियर होंगे या ज्यादातर ग्लेशियर होंगे वो कहां होंगे? ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे। तो यही है कि ज्यादातर ग्लेशियर कहां है बेटा? ध्रुवीय क्षेत्र में है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ग्रीनलैंड देखोगे तो नॉर्दर्न पोल पर है, कनाडा का ग्लेशियर देखोगे नॉर्दर्न पोल पर है, अंटार्कटिका का ग्लेशियर देखोगे अंटार्कटिका ग्लेशियर सदर्न पोल पर है। तो ये है। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया कि सर ज्यादातर ग्लेशियर कहां है? पोलर रीजन पे है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है तो कि सर ये बताइए कि क्या ये वाला जो क्षेत्र है टॉरेड और टेम्परेट जोन का, क्या यहां पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं? तो बिल्कुल बेटा, यहां पर भी ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो आप कहोगे कि ग्लेशियर पाए जाते हैं तो कैसे? तो यहां पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं बेटा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों में, तो यहां पर जो है ऊंचाई पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहां पर जो ग्लेशियर आपको मिलेंगे भूमध्य रेखा के आसपास, यहां पर ऊंचाई पर मिलेंगे, यानी जो है पर्वत श्रृंखलाओं पर मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर कैसे? तो देखो, जैसे जैसे ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है
और इसी वजह से कि करंट को समझने के लिए आपको सभी विषयों का एक थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। और मैं कोशिश भी करता हूं कि अपने करंट के सेगमेंट में सिर्फ हम ये नहीं कि आपको कोई लाइन पढ़ा के और आगे निकल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। और यही वजह है मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं, नहीं मैं आगे बढ़ जाता। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं ना बेटा, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। और आप बताओ कि जब टेम्परेचर कम होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा फेज आएगा कि जो है ना क्या है, टेम्परेचर माइनस में जाने लगेगा, तो बर्फ जमने लगेगी। तो यहां पर जो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी तो उन पर जो है ग्लेशियर पाए जाएंगे। और यही वजह है, आप देखो कि जो हमारा हिमालय में ग्लेशियर है वो इस रीजन पर है, तो ऊंचाई पर है। या फिर आप ऐसा कह लो कि दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है तो उसमें एंडीज पर्वतमाला पे भी ग्लेशियर है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। तो ये है, तो आप ये समझ गए कि भाई इनका वैश्विक वितरण। अब क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछ ले तो अब आसानी से आप टैकल कर पाओगे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं कि वैश्विक वितरण कहां कहां, कि अधिकांश जो ग्लेशियर होंगे वो ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो उच्च अक्षांश होता है वहां पर सौर विकिरण कम होती है, और जो है सौर विकिरण कम होने के चलते बर्फ जमने की ज्यादा संभावनाएं होती है। उष्णबंधी ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां मौजूद होते हैं, जैसे कि भाई दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वतमाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि इस वजह से जो है वहां पर भी पाए जाएंगे। अब पृथ्वी का लगभग 2% जल इन्हीं जो है जो ग्लेशियर है इन्हीं में संग्रहित है। यानी पृथ्वी का जितना जल है उसका करीब करीब बेटा 2% जल, 2% कहां से आता है? इन्हीं जो ग्लेशियर है, इन्हीं ग्लेशियर से जो है संग्रहित है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात जान गए। अब एक बड़ा मुद्दा क्या है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो एक इंफॉर्मेशन है। मुद्दा ये है कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे, यही आपके संरक्षण को लेकर के, तभी तो संरक्षण को लेकर के बात हो रही है। तो मुद्दा यह है कि भाई जो ग्लेशियरों का महत्व क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और क्या वजह है, क्यों पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियरों का पिघलना जो लगातार ग्रीन हाउसेस गैसेस है, सीएफसी या फिर उससे और उनका उत्सर्जन हो रहा है, और उनके उत्सर्जन के चलते बेटा जो तापमान, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप खुद ही सोचोगे कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी। और जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघल के कहां, पानी में जाएगी। तो बताओ जलस्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जलस्तर बढ़ेगा तो जो देश किनारे में है समुद्र के, उनकी डूबने की संभावना क्या है? उनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ और क्या, कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, इसकी अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो यही बात हो रही है कि भाई ग्लेशियर में जैसे जो ग्रीन हाउसेस गैस है, जो सीएफसी जैसी गैसेज हैं, इनका उत्सर्जन हो रहा है, और इससे जो ध्रुवीय क्षेत्र है या यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र स्तर में क्या होगी, जो है सी लेवल में वृद्धि होगी। सी लेवल में वृद्धि होगी तो क्या क्या इशू आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है कई प्रकार की जो इशू आने की संभावना है, कि भाई जो जो किनारे में है देश हो उसकी डूबने की संभावना है। तो इसका एक ये है। भाई ग्लेशियर का एक दूसरा अब चीज आती है कि भाई महत्व क्या है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया कि भाई इसका कुछ तो महत्व होगा, तभी तो हम इसके संरक्षण को लेकर के भाई 2025 को हम संरक्षण वर्ष मान रहे हैं। 21 मार्च से हर साल इसको जो है ग्लेशियर दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। तो महत्व है। तो पहला महत्व आता है जलापूर्ति को लेकर के। अब जलापूर्ति से मतलब क्या है? तो भाई जलापूर्ति जो है, ग्लेशियर लाखों लोगों के लिए जो है पीने के पानी का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। और खास करके वैसे जो सूखे वाले शुष्क क्षेत्र हैं, जहां पर जो शुष्क, सूखे वाले नहीं, शुष्क क्षेत्र कहेंगे, तो वहां पर तो इन ग्लेशियरों से लाखों लोगों को क्या है, पीने को पानी मिलता है। और खास करके शुष्क क्षेत्रों में, फॉर एग्जांपल जैसे जो है आपकी बोलीविया की राजधानी जो है लापाज, तो यहां का लापाज का जो जल आपूर्ति कहां से होता है भाई? ग्लेशियर के पिघलने से होता है। ये इसी पर निर्भर है। मतलब क्या है कि एक इसका ये बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में, जो ग्रीष्म ऋतु है, तो अमू दरिया की नदी का प्रवाह का करीब 27% ग्लेशियर से आता है।
आप सोचो ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो एक अमू दरिया नदी है, तो उसके प्रवाह का करीब 27% पानी यहीं से आता है। और यही पानी जो मैंने अभी आपको बताया कि बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, तो उसको मिलता है। तो कितना बड़ा महत्व है। साथ ही साथ एक और बात कि भारत में भी जो लद्दाख है, तो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल हिमनद हैं, इन्हीं को हम बर्फ स्तूप भी कहते हैं। तो शीत ऋतु में जो है यहां पर जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, और बसंत ऋतु के बाद शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों की फसलों की सिंचाई के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जलापूर्ति के तौर पे एक ये महत्व आप देख लिए। दूसरा है कि भाई पोषण चक्र, आप ये देख रहे हैं कि पोषण चक्र में क्या है महत्व इसका। तो ग्लेशियरों से जो पोषण तत्वों का प्रवाह होता है, जो पोषण तत्व है, और ये समुद्र में जाता है। भाई ग्लेशियर से पोषण तत्व कहां जाएगा? समुद्र में। और समुद्र में जो फाइकोप्लैंटन है तो इसकी वृद्धि में मदद करता है। इसको कौन खाते हैं? जीव खाते हैं। तो बताओ कि जब फाइकोप्लैंटन में वृद्धि होगी तो जीव क्या होंगे? जो समुद्री जीव है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला है, जो जैव विविधता है, वो क्या है? वो बनी रहेगी। लेकिन अगर ग्लेशियर ही नहीं रहे और ऐसा मान लो कि वो पिघलते गए और खत्म हो गए टेम्परेचर के चलते, तो बताओ पूरा जो है सिस्टम क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला खराब, पूरी जैव विविधता पर असर पड़ेगा, और जो कि पड़ रहा है। तो पोषण चक्र में आपने देखा कि भाई पोषण चक्र जो हिमनदों में से ऐसे जो पोषण तत्व हैं वो जो निर्मुक्त हो रहे हैं, जो कि फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि में सहायक है और ये जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का एक आधार भी है, तो ये समुद्री जैव विविधता जो मत्स्य पालन है उसको प्रभावित करेंगे अगर मान लो कि ग्लेशियर जो है इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा जलवायु नियंत्रण। भाई जलवायु नियंत्रण का क्या चक्कर है कि जलवायु नियंत्रण से जो है आपका ग्लेशियर से क्या लेना देना है? तो आप ये कह सकते हो कि सूर्य जो है ग्लेशियर जो है सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। जो ग्लेशियर है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। इसी को ज्योग्राफी में भाई अल्बेडो प्रभाव कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अल्बेडो प्रभाव, अल्बेडो इफेक्ट। तो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में भाई इसकी जो है ग्लेशियर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब खुद सोचो कि सूर्य की रोशनी आ रही, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है पृथ्वी पर, मान लो इधर से, और जो है यहां पर जो ग्लेशियर है तो उसको क्या कर रहा है? जो विकिरण को वापस कर रहा है। अगर यही नहीं रहेगा तो बताओ कितना बड़ा खतरा है एक। ठीक है, तो बताओ जलवायु परिवर्तन में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? जो जिससे क्या होगा कि भाई जो ग्रह है हमारा, जो पृथ्वी है, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। दूसरा बात कि और इसका महत्व क्या हो सकता है? पोषण तत्व में देखा, जलवायु नियंत्रण में कि भाई इससे जलवायु कंट्रोल रहती है। अगला है कि ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन का मतलब जैसे नॉर्वे है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऐसे देशों में जल विद्युत उत्पादन के लिए भाई ऐसे ही ग्लेशियरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक इसका भी बहुत महत्व है। अब है पर्यटन। पर्यटन का मतलब यहां पर क्या है? देखो, क्रायो जैव विविधता को बढ़ावा देने और अनुसंधान और शिक्षा के अवसरों के साथ हिमनदों में जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है पर्यटक इसी के चलते क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और आप खुद ही सोचो कि अगर हिमनद नहीं रहेगा, ग्लेशियर नहीं रहेगा, तो पर्यटन भी क्या है आपका? पर्यटन भी प्रभावित होगा। ठीक है, अब जो ग्लेशियर की वर्तमान जो है थोड़ा सा स्थिति के बारे में जान लो कि वर्तमान स्थिति ग्लेशियरों की क्या है। देखो, अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो विश्व जो हिमनद अनुवीक्षण सर्विस है, जो कि 21,000 हिमनदों का अनुवीक्षण करती है। कितना? सॉरी, 21,000 नहीं बल्कि 2,10,000 के आसपास है। और इसके अनुसार कहते हैं कि 1976 से 2023 तक विश्व हिमनद अन्वेषण सेवा के अनुसार ग्लेशियर जो है इनका पिघलना वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से क्या है? बढ़ा है। मतलब ये जो संस्था है WGMS, ये करीब 2,10,000 हिमनद का एक जो है अन्वेषण करी है, और इसने ये बताया कि हाल के वर्षों में इस बृहद स्तर पर बड़े स्तर पर
जो हिमनद है, ग्लेशियर है, उनका पिघलना जारी है। साथ में WGMS समग्र विश्व के ग्लेशियरों की स्थिति की निगरानी और उनका आकलन भी करती है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनेस्को और जो WMO है उसके तत्वावधान में ये क्या करती है, कार्य करती है। तो एक तो क्वेश्चन आया कि भाई WGMS किसके तत्वावधान में काम करती है? तो इसमें जो है मैंने यूनेस्को बताया और एक WMO, दो संस्था है, इन्हीं के तत्वावधान में ये क्या करती है, काम करती है। ये तो आपने देखा कि भाई जो हिमनदों की जो वैश्विक स्थिति क्या है, ठीक है। दूसरा चीज देखो कि भाई क्षेत्रीय स्थिति क्या है। थोड़ा सा क्षेत्रीय स्थिति भी मैं आपसे बयां कर देता हूं। क्षेत्रीय स्थिति का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय यानी हमारे जो रीजन में इनका क्या असर है, इनकी क्या स्थिति है। तो जो हिंदू कुश जो है, हिमालयी क्रायोस्फीयर का तापन जो है इस वैश्विक औसत से लगभग दोगुना है। मतलब कि भाई हिंदू कुश हिमालयी क्रायोस्फीयर है, जो जिस हिसाब से जो पिघल रहे हैं दुनिया के बाकी के क्रायोस्फीयर, इसका रेट पिघलने का जस्ट दोगुना है। और यह क्षेत्र जो है हिम नदी, झील, बहिर स्फोट, बाढ़ जैसी हिम जो है आपदाओं के प्रति बहुत अधिक क्या है, वल्नरेबल है। तो एक ये भी बड़ा इशू है। साथ ही साथ ग्लेशियरों का निवर्तन, जैसे कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि लगभग 2030 तक बहुत सारे महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर हैं लगभग खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और कई बड़े ग्लेशियर छोटे ग्लेशियरों में तब्दील हो जाएंगे या बट जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कुछ विशेषज्ञों ने एग्जाम्पल दिया कि भाई नेपाल की जो है लोंगटांग घाटी में एक जो है याला ग्लेशियर है, 2030 तक ये आधे से भी कम रह जाएगा। पश्चिमी कनाडा में पेतो ग्लेशियर है, ये 2/3 खत्म हो जाएगा। और वेनेजुएला में हम्बोल्ट ग्लेशियर है, तो इसकी डेंसिटी है, सघनता, वो बहुत कम हो जाएगी। साथ में कहा गया कि भाई ग्लेशियर के निवर्तन का अर्थ मतलब यह है कि भाई जो इसकी सघनता है उसमें कमी आ जाएगी या इसका जो है लोप हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया अब क्या है कि दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लेशियर के ह्रास की, लगातार जो खत्म हो रहा है उसकी तात्कालिक जो है उस पर प्रकाश डालने के लिए, वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रपोजल रखा और इसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष और विश्व ग्लेशियर दिवस जैसी पहल शुरू करी गई। तो ऐसी नहीं कोई चीज आ जाती है भाई, जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 आया और जो ग्लेशियर विश्व ग्लेशियर दिवस है, तो इसकी कहीं तो पृष्ठभूमि बनी होगी। तो जी हां, यह पृष्ठभूमि दरअसल जो है नजर आती है दिसंबर 2022 में। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लेशियर का लगातार जो लोपन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसकी तात्कालिकता पर प्रकाश डालने और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रपोजल रखा था। संपूर्ण विश्व में 2,75,000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं लगभग पूरी दुनिया में, और जो लगभग करीब 7 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक्सपेंड है, फैले हुए हैं। अब हिम परतों में लगभग विश्व के 70% जो अलवणीय जल का भंडारण है, यानी विदाउट साल्टिक जो वाटर है, जो कि वैश्विक जल आपूर्ति के लिए जो है ग्लेशियरों के महत्व को यह उजागर करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहां से आपको एक हिंदू कुश हिमालय को लेकर के इस लिहाज से मैं थोड़ा सा आपको यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। देखो, हिंदू कुश हिमालय जो है ये पर्वत श्रृंखला ये करीब 3500 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग फैली है, और ये हिंदू कुश जो है करीब 8 देशों में, यानी आपका अफगानिस्तान तो है ही, जानते ही हो, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, इस पे इसका एक जो है ना हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसमें विश्व में करीब 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले
इसमें बहुत सारे अलग अलग आसपास जो है शिखर मौजूद हैं। कुछ ग्लेशियर जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका से इतर HKH एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है हिमपात और हिम की जो है मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके कारण इसे जो है हम तीसरा ध्रुव भी इसी वजह से कह देते हैं। एशिया का जल टावर, जिसको हम एशिया का जल टावर कहते हैं, क्योंकि करीब यहां पर जो है 10 प्रमुख जो है सीमा पारिक नदियों सहित 12 नदी घाटियों के लिए इसका जो है बहुत महत्व हो जाता है। इसके साथ साथ आमू दरिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इरावती, मेकांग, सालविन, तारिम, यांगसे और पीली नदी हुआंग बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं इससे जल प्राप्त करती है और ये एशिया के 16 देशों से होकर बहती है। जो HKH है, जो हिंदू कुश पर्वत माला है, श्रृंखला है, इस क्षेत्र में निवास कर रहे करीब 240 मिलियन लोग, करीब आप ये कह सकते हो कि 1.65 बिलियन लोग, उनके लिए जो है यहां से जल प्राप्त, स्वच्छ जल प्राप्त होता है। और यहां 330 पक्षी जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें से 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय, इंडो बर्मा, दक्षिण पश्चिम जो है चीन पर्वत, मध्य एशिया पर्वत, सब इसी पर है। तो ये क्या है, आपका हिंदू कुश जो पर्वतमाला है उसका जो विस्तृत फैलाव है, हिंदू कुश जो हिमालय है उसका फैलाव, उसका प्रभाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, इसी वजह से मैंने बता दिया। एक चीज और है कि भाई ग्लेशियरों के पिघलने का प्रभाव क्या हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है। हालांकि प्रभाव में हम थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक तो नकारात्मक प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं कि समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। अब पिघलते ग्लेशियर विशेष तौर पे जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका है, अगर ये पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इससे तटीय अपरदन के साथ जो है बहुत अधिक बड़े बड़े चक्रवात आने की संभावना है, चक्रवात आ सकते हैं। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं तो वैश्विक समुद्र का जो स्तर है वो 195 फीट यानी करीब 60 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा। कि अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाए तो करीब 60 मीटर क्या हो जाएगा, आप सोचो कि जो सी लेवल है बढ़ जाएगा। और आप अंदाजा लगाओ कि हमारी स्थिति क्या होगी 60 मीटर अगर ये बढ़ जाए। मौसम पैटर्न में भी व्यवधान आएंगे कि पिघलती बर्फ के चलते मौसम पैटर्न जो है वो सामान्य नहीं रह जाएगा, कि महासागरीय परिसंरचना बाधित हो जाएगी। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न भी प्रभावित होगा, जिसमें ध्रुवी भंवर हो गई, जेट स्ट्रीम हो गई, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। और इसके चलते भाई जो है चरम मौसमी घटनाएं बदलेंगी। मनुष्यों का प्रभाव को लेकर के अगर बात करते हैं तो भाई महासागर का उष्णन बढ़ने से मछलियों का प्रजनन पैटर्न भी तो बदलेगा। अब बताओ, मछलियों का पैटर्न, प्रजनन पैटर्न बदलेगा तो इससे स्वस्थ जो मत्स्य पालन है, तो इस पर जो लोग निर्भर हैं, जो उद्योग इस पर निर्भर हैं, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। लोगों के खाने की समस्या हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा और आजीविका बाधित हो सकती है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप खुद सोचो कि मत्स्य पालन जो मैंने आपको बताया कि अगर महासागरों का उष्णन बढ़ जाए तो मछलियों का प्रजनन पैटर्न ऑब्वियसली बिगड़ेगा और पूरी खाद्य श्रृंखला मानो कि इसमें तबाह हो सकती है। तटीय समुदाय जैसे कि इसके चलते खास करके मैंने आपको बताया बाढ़ है, खारे जल का प्रवेश है, यह भी इशू हो सकता है। वन्य जीव हानि हो सकती है कि जो आर्कटिक क्षेत्र में जो है समुद्री बर्फ पिघलने से जो है जो बालरस है और ध्रुवी भालू है, ऐसी प्रजातियां जो है भूमि पे आने को मजबूर हो जाएंगी। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष भी तो बढ़ेगा कि आज ही देख रहे हो कि हम लगातार जंगलों को इंक्रोच कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे क्षेत्र में भेड़िया घुस आया, कभी कोई भालू घुस आया।
तो ये नहीं कहेंगे कि हम इंक्रोच कर रहे हैं तो घुस आया। आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से वर्ष 2021 तक ध्रुवी भालू लगभग कहा जा रहा है कि लगभग जो ध्रुवी भालू है वो विलुप्त हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पर होगा। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं। ये तो सभी नकारात्मक प्रभाव है। एक चीज और इसमें क्या क्या हो सकता है कि भाई क्रायोस्फीयर से जो विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सहारा मिलता है। जैसे कि मैं आर्कटिक टुंड्रा यानी जो ध्रुवी भालू है, आर्कटिक लोमड़ी है जो पाई जाती है, बड़े बड़े बाल फर होते हैं, एंटार्कटिक बर्फ की चादरें हैं, पेंगुइन जो है, सील है, अल्पाइन क्षेत्र है जो कि हिम तेंदुआ और शंकुधारी वृक्ष है, ये सभी जो है प्रभावित हो। तो ये सभी जो है आप इसके नकारात्मक क्या है प्रभाव है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं भाई? सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं जरा देख लो कि सकारात्मक प्रभाव भी तो होंगे कुछ। तो देखो जरा कि भाई नवीन ऊर्जा स्रोत यानी ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्रों में जैसे कमचटका प्रायद्वीप से अधिक भूतापीय ऊर्जा की खोज हो सकती है। ये लेकिन अल्पकालिक है भाई, सकारात्मक प्रभाव अल्पकालिक है। नौवहन मार्ग का विस्तार हो सकता है पिघलती बर्फ से जो उत्तरी समुद्री मार्ग है जैसे खुलने से क्या होगा कि यूरोप और एशिया के बीच यात्रा की अवधि भी काफी कम हो सकती है। नवीन जल भूमि संसाधन जैसे कि आप भाई जहां बर्फ पड़ी है तो भूमि खाली होगी, तो उन क्षेत्रों पे नए जल स्रोत उपलब्ध भी हो सकते हैं। जहां पहले मीठे पानी की आपूर्ति सीमित थी अब वहां बढ़ सकती है। साइबेरिया जैसे बर्फ के जो ढके क्षेत्र हैं वहां खेती भी हो सकती है, खेती के लिए भी खाली हो सकते हैं। जैव विविधता की संभावना ग्लेशियरों के पिघलने से अग्रणी प्रजातियों के लिए आवास बनाए जा सकते हैं, जिससे समय के साथ और अधिक जो है विविध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकते हैं। ये इसके आप भाई कुछ सकारात्मक पक्ष है, अल्पकालिक है। तो हर एक चीज का अपना एक पक्ष है लेकिन नकारात्मक पक्ष ज्यादा है, इसके नकारात्मक पक्ष ज्यादा है। ठीक है, अब ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए कुछ गतिविधियां क्या है, क्या क्या ऐसे जो है ना ग्लेशियरों के संरक्षण को लेकर के अलग अलग प्रस्ताव कुछ आए हैं या नहीं आए हैं, जरा ये देख लो। अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल आउटरीच, ये ग्लेशियरों के महत्व और उनके नुकसान के प्रभाव के बारे में जनता और हितधारकों को शिक्षित करेगा और एक मीडिया अभियान भी क्या करता है, संयोजित करता है। इसमें आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने के लिए युवा राजदूतों सहित जो है वैश्विक हस्तियों के साथ काम करना शामिल है। इसके तहत जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं जैसे CO2 है, CH4 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, CFC है, तो अन्य जो वैश्विक निकायों के साथ समन्वय साझा करके इनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि वर्ष 2025 का तजिकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और वैश्विक पर्यावरण सुविधा का अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2025 ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए एक नवीन दृष्टिकोण केंद्रित है। और ऐसे जैसे वित्त पोषण पहल भी है कि ग्लेशियर निगरानी के साथ अनुसंधान और संरक्षण परियोजना को समर्थन देने के क्रम में सरकारें अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्रों और परोपकारी जो संस्थाओं हैं उनसे वित्त पोषण प्राप्त करने में बल दे सकती है, उनसे पैसा प्राप्त करके इस क्षेत्र पे काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अनुसंधान और निगरानी और क्षमता निर्माण को लेकर के भी, इनके संरक्षण को लेकर के अलग अलग गतिविधियां हैं। तो ये आज का आपका जो है इशू था। इससे संबंधित मैं एक काम करूंगा कि इसको थोड़ा सा बृहद लेवल में हम डिस्कस करने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।